So in today's lecture, we will start with the chapter number 1, graphs in economics. So first discuss the introduction of it. So what is given here? Economics help us understand and explain events that happen in the real world. To do this, experts study numbers and data provided by the government, bank and international organization. Most common people don't usually take interest in this expert level discussion. But when these events are shown in a simple and visual way, like through pictures, people start to notice and understand. So, to share this important information with everyone, pictures like diagrams and graphs are used. तो यहाँ पे हमें क्या चीजें दी गई हैं कि हमारे अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं. यानी कि अगर हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में देखें तो बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे कंट्री में डेटा रिगार्डिंग नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर हमारे सेक्टर्स में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, आरबीआई की जो पॉलिसीज है, ऐसे बहुत सारे डेटाज होते हैं. तो वो सारे डेटाज अब क्या हुआ, इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर है. हम उसके बारे में क्या करें, डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं. क्या कॉमन पीपल को ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है? नहीं है. कॉमन पीपल को ये सारी डिस्कशंस में इंटरेस्ट नहीं होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन सा डेटा कलेक्ट किया है, वो डेटा क्या कन्वे कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है. कॉमन पीपल को नहीं इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ें में. लेकिन अगर इसी इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा विजुअलाइजेशन करके, यानी विजुअल थ्रू, यानी पिक्चर्स के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वही कॉमन पीपल उसको अच्छे से समझेंगे और उसको नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे एग्जांपल में यहाँ पे क्या दिया है, चार्ट दिया है. तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, जीडीपी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. अब यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि यूएसए का जीडीपी जो है वो सबसे ज्यादा है. तो कॉमन पीपल ने देख के तुरंत समझ गए कि क्या बताना चाह रहा है. जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन कैसा है, अपवर्ड दिख रहा है. इसका मतलब टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ते जा रही है. कॉमन पीपल को देख के तुरंत पता चल जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं. वैसे हमारे नेशनल इनकम में डिफरेंट सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर उसको ऐसे पाई डायग्राम के थ्रू दिखाए तो वो इजीली समझ पाएंगे. वैसे ही एम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर एंड जेंडर, यानी कि हमारे पास एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये दो सेक्टर का डेटा दिया है कि कौन से जेंडर कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि उस सेक्टर में काम कर रहा है. जैसे यहाँ पे ये डेटा मेल का दिया है, ये डेटा फीमेल का दिया है. तो मेल एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स. वही इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी मेल ज्यादा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स. तो अब ये जो डायग्राम दिखा, यानी ये पिक्चर जो दिखा, तो इस पिक्चर से हमें क्लियरली समझ में आएगा. तो जो कॉमन पीपल है वो इसको इजीली समझ पाएंगे. आया समझ में? तो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स कॉमन पीपल को समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम कॉमन पीपल को इजीली समझा सकते हैं. उसके बाद थर्ड, अब यहाँ पे डायग्राम एंड ग्राफ, हमने दो वर्ड यूज किया. डायग्राम्स एंड ग्राफ्स का यूज करेंगे हम, एंड देन हम कॉमन पीपल को समझाएंगे. तो डायग्राम और ग्राफ दोनों में डिफरेंस क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. तो फर्स्ट क्या दिया है हमें, ए डायग्राम शोज द डेटा इन द सिंपल पिक्चर फॉर्म. इसका मतलब डायग्राम कौन सा डेटा हमें रिप्रेजेंट करता है, सिंपल पिक्चर फॉर्म में. यानी सिंपल डेटा का जो डायग्राम बना रही, जो पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डायग्राम बोलते हैं. वहीं पे जो ग्राफ है वो हमें क्या बताता है, कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल डेटा. अगर हमारे पास डेटा सिंपल है तो उसको जब पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायग्राम. और अगर हमारे पास डेटा कॉम्प्लिकेटेड है या डिटेल डेटा है तो उसको जब पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफ. दूसरा डिफरेंस क्या है, यू डोंट नीड डीप नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड और ड्रॉ इट. और यहाँ पे क्या बोला, यू नीड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसका मतलब ये है कि डायग्राम बनाने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए भी जरूरत नहीं है. मतलब अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो आप डायग्राम को फिर भी इजीली समझ भी सकते हो और बना भी सकते हो. लेकिन अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना जरूरी है.
तो नेसेसरी आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना ही चाहिए, अदरवाइज आप ग्राफ को नहीं बना सकते और नहीं समझ सकते। तीसरा क्या दिया है, डायग्राम कौन से डेटा के लिए बनाया जाता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा, और ग्राफ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी ऐसा डेटा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या है, ऐसा डेटा जिसको देख के हम खुद ही समझ जाएंगे कि वो डेटा क्या कन्वे करना चाह रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। तो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा के लिए बनता है, और जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है उसके लिए क्या बनता है, ग्राफ बनता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि डायग्राम हम किसके लिए बनाते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ग्राफ किसके लिए बनता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या बनाओगे, डायग्राम, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ग्राफ। अब ये क्या होता है, तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, जहां पे हमें प्राइस और डिमांड यानी कि एक ऑब्जर्वेशन और एक फ्रीक्वेंसी दिया गया हो, तो उस टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जिसमें हमें क्लास गिवन हो, चाहे भले ही वो इंक्लूसिव क्लास हो अदरवाइज एक्सक्लूसिव क्लास हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट डेटा दिया है तो क्या बनता है, डायग्राम, और कंटिन्यूअस डेटा दिया है तो क्या बनता है, ग्राफ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा, डायग्राम्स आर यूज्ड टू शो क्लियर एंड सिंपल डेटा। अगर हमारे पास सिंपल डेटा है तो उसको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम का यूज किया जाता है, और ग्राफ इट इज यूज्ड फॉर द डेटा दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली, यानी ऐसा डेटा जिसको हम डायरेक्टली इजीली समझ नहीं सकते, तो उसके लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। फिर कॉमन पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड डायग्राम्स, जो हमारे कॉमन पीपल है जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो डायग्राम्स को इजीली समझ सकते हैं। लेकिन ग्राफ को समझने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज तो चाहिए, तो इसीलिए कॉमन पीपल ग्राफ्स को इजीली समझ नहीं सकते। और लास्ट हमें क्या दिया है कि डायग्राम्स कहाँ पे यूज होता है, तो एड्स में, पोस्टर बनाने में, या फिर गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना है या बताना है तो उसके लिए डायग्राम का यूज करते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऐसा डेटा कन्वे करना चाहता है जो कॉमन पीपल को तक पहुंचे, तो उसके लिए डायग्राम यूज किया जाता है। ग्राफ कौन यूज करेगा, तो रिसर्चर, स्टूडेंट्स यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको समझने के लिए क्या होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए रिसर्चर और स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं, ना कि जनरल पब्लिक। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। अब हमारे इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स और ग्राफ्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या दिया है, द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज परसीव्ड एज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इज मेड इजियर बाय द वे ऑफ डायग्राम्स एंड लेस कंफ्यूजिंग बाय द वे ऑफ ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि हमारे इकोनॉमिक्स में ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे टॉपिक्स जो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्राम्स और ग्राफ्स के थ्रू इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली हम समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या दिया गया है, डिमांड कर्व, जैसे यहाँ पे दिया है डिमांड कर्व कि प्राइस कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है। तो ये तुमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया है कि प्राइस जब राइज होता है तो डिमांड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, और प्राइस जब फॉल हुआ तो डिमांड क्या होता है, एक्सपांड। तो अब ये डायग्राम के थ्रू जब इसको हम समझते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइस कम हुआ और डिमांड क्या हो गया, यहाँ से बढ़ गया, तो इसीलिए डिमांड कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी प्राइस फॉल हुआ, डिमांड क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। उसके बाद दूसरा हमें क्या दिया इंपॉर्टेंस, ट्रेंड्स ऑफ certain economic parameters over various year can be observed through a single diagram or a graph। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हम किसको कहते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, हमारे सेक्टर्स के रिलेटेड डेटा हो गया, तो ये सब हमारे क्या है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स है। और इसमें जो भी ट्रेंड आ रहे हैं ओवर वेरियस ईयर, उसको हम एक सिंगल डायग्राम या ग्राफ में हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, जीडीपी ग्रोथ रेट 2009 से लेके 2019 तक, बहुत सारे सालों का डेटा है, एक सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। और ट्रेंड हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, तो इस तरीके से हमें ट्रेंड पता चल रहा है।
तो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर के जो भी ट्रेंड चल रहे हैं वो ओवर वेरियस ईयर्स वो हमें एक सिंगल डायग्राम में हमें पता चल जाएगा, यानी कि हम समझ सकते हैं। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंस हो गया इसका। थर्ड इंपॉर्टेंस, चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन ऑल्सो बी इजीली अंडरस्टूड। क्या बोला है कि हमारे इकोनॉमी में जो भी सेक्टर्स है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे बार ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, देखो बार डायग्राम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, 3 कंट्री का दिया है, जापान, ब्राजील और इंडिया। अब इसको देख के हम इजीली समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में कौन सा कंट्री है? इंडिया। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडिया से है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा जापान से है और सर्विस सेक्टर में भी सबसे ज्यादा जापान से है। तो यानी कि हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे या कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सब हम एक सिंगल ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। तो सारे सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम एक सिंगल ग्राफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, कंपैरिजन कैन बी इजीली ड्रॉन। हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हमने कंपेयर किया, जैसे यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे इंडिया का इतना एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियल में इतना एम्प्लॉयमेंट है और सर्विस सेक्टर में यहाँ तक है। तो ये क्या हो गया कि हमने अपने देख लिया कि डिफरेंट सेक्टर्स में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। अब इसको हम दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर भी इजीली कर पा रहे हैं, तो कंपैरिजन भी हो जा रहा है। अपने सेक्टर्स को हमने जो भी चेंजेस है वो चेंजेस को भी हम एनालाइज कर पाए। तो ये दोनों हमारे क्या है, इंपॉर्टेंस है किस चीज के, डायग्राम्स एंड ग्राफ के। फिफ्थ में क्या बोला है, when many aspects of economics which are found apparently difficult are presented through a diagram and graph, the time and effort of the presenter in explaining and of the reader in understanding this aspect is saved। इसका मतलब क्या है कि जब भी इकोनॉमिक्स के जो भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स है या डिफरेंट डेटाज है उसको जब भी हम डायग्राम या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो प्रेजेंटर है जो उस डेटा को प्रेजेंट कर रहा है उसका भी टाइम एंड एफर्ट बचता है, और जो रीडर है जो उसको समझ रहा है उसका भी टाइम एंड एफर्ट बच जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे तुमने ये देखा तो तुम इसको देख के खुद ही एनालाइज कर पाओगे, समझ जाओगे ना कि इसमें क्या चीजें दी गई है। इंडिया का सबसे ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा है दूसरे कंट्री से, तो तुमने खुद ही समझ लिया। तो जो प्रेजेंटर है जो इस डेटा को प्रेजेंट करना चाहता है उसका भी टाइम और एफर्ट बचा, और जो रीडर है उसका भी टाइम एंड एफर्ट बचा। अब थियोरी में लिखा होता तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, डायग्राम के थ्रू अगर देख रहे हैं तो हम उसको इजीली समझ पाते हैं। और लास्ट क्या दिया है, सर्टेन डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। जैसे ऑलरेडी तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये सारे जो डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स थे, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, तो वो सबको हम डायग्राम एंड ग्राफ के थ्रू जब हम समझते हैं, जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो ये सारे हमारे 6 पॉइंट्स क्या थे, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। लास्ट टॉपिक, एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और अ ग्राफ। एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम डायग्राम या ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, यानी कि बनाएंगे। तो पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि हम कौन से टाइप के डायग्राम बनाएंगे ये हमें पहले क्लियरली ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास एक डेटा आया, उस डेटा से तुम बहुत सारे टाइप के डायग्राम्स बना सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। एग्जांपल ले रहे हैं, ये 10% है, ये 30% है और ये 60% है। एग्जांपल लिया जस्ट। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार डायग्राम पे भी, हम बार डायग्राम में बना सकते हैं ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस, फिर यहाँ पे परसेंटेज लिख दो, तो ये 10% गया, इंडस्ट्रीज 30% और सर्विस 60%। तो इसको हमने बार डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम पाई डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस। तो यानी कि तुम्हारे पास जो डेटा दिया गया है उस डेटा को हम डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स और ग्राफ्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारे डेटा के हिसाब से
कौन सा डायग्राम जो होगा वो परफेक्ट होगा, जिससे जो कॉमन पीपल है वो उसको इजीली समझ पाएंगे, वो इजीली जो वो डेटा को कन्वे कर पाएगा। तो वो आप डायग्राम को सिलेक्ट करो कि आपको कौन सा डायग्राम जो है वो बेस्ट होगा आपके डेटा के हिसाब से। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिया है, क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या हो गया कि अब आप जब डायग्राम से ग्राफ्स बना रहे हो तो आपको एकदम क्लियर बनाना है, नीट एंड क्लियर बनाना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ये बार्स बनाए, अब ये बार में कुछ ना कुछ शेड करो ताकि वो और ज्यादा थोड़ा रिप्रेजेंटेबल बने। अगर हमने क्लस्टर बार डायग्राम बनाया, इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे भी बार्स होते हैं ना, तो इसमें क्या करो कि ये दोनों डेटा तो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको अलग शेड दे दो, इसको अलग शेड दे दो, जिससे वो क्लियरली हमें पता चले कि ये दोनों डेटा क्या है, अलग अलग है। आया समझ में ये? तो हम डिफरेंट शेड्स का यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिजाइन का यूज कर सकते हैं। वैसे ही जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर हमने पाई डायग्राम बनाया, तो तीनों में भी हम अलग अलग डिजाइन का यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे डेटा को। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, वो और ज्यादा रिप्रेजेंटेबल बनेगा। आया समझ में ये? तीसरा क्या दिया है हमें, स्केल्स एंड मेजर्स। स्केल्स एंड मेजर्स का मतलब क्या है कि आप जब डायग्राम बनाते हो तो उसमें आपको जो स्केल सिलेक्ट करना है, स्केल सिलेक्ट करना है, इसका मतलब जैसे आपने ये डायग्राम बनाया तो यहाँ पे हम लिखते हैं ना 0, 10, 20, 30 ऐसे जो लिख रहे हैं, तो वो आपको अप्रोप्रिएट स्केल मेजर करना है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास थाउजेंड्स में डेटा है तो आप 1000, 2000, 3000 ऐसे रख लो। अगर आपके पास 10 में है तो 10, 20 रख लो। अगर आपके पास ऐसा डेटा है जो 2 के टेबल में आ जा रहा है तो 2, 2 का ले लो। इन शॉर्ट आपको ऐसा स्केल रखना है जिससे जो आपका डायग्राम बन के रेडी होगा वो कुछ ज्यादा ही बड़ा ना बन जाए और कुछ ज्यादा ही छोटा ना बन जाए, यानी कि एक अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए। तो आपको अपना स्केल उस डेटा के अकॉर्डेंस में ही क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फोर्थ वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि जब आप डायग्राम बना रहे हो तो आप अपने एक्सिस को रिप्रेजेंट करो। जैसे ये डायग्राम हमने बनाया तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। आपने वाई एक्सिस पे प्राइस को कंसीडर किया, मतलब लिया है। एक्स एक्सिस पे आपने किसको लिया है, डिमांड को लिया है। तो ये क्लियरली मेंशन करो इधर कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, वाई एक्सिस पे क्या रखा है। तो इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि जो भी एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप वहां पे उस चीज को मेंशन करके बता दो। और यूजुअली हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहां पे लिखते हैं, एक्स एक्सिस, और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस। फिफ्थ वन, डेटा टेबल एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। तो अब जब भी डायग्राम बनता है तो वो एक डेटा टेबल के ऊपर से बनता है। डेटा टेबल यानी जैसे ये प्राइस और डिमांड का हमने एक टेबल बनाया कि प्राइस 10 था तो डिमांड 5 था, फिर प्राइस अगर 9 हो गया तो डिमांड 6 हो गया, तो ऐसा एक डेटा टेबल बनता है। फिर इस डेटा टेबल के हिसाब से हम क्या बनाते हैं, डायग्राम और ग्राफ बनाते हैं। अब ये जो डेटा टेबल है ये बनाओ, इसके साथ साथ उसका सोर्स मेंशन करो। सोर्स का मतलब क्या हो गया कि वो डेटा जो है वो कहाँ से कलेक्ट किया गया है। जैसे पॉपुलेशन का डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, सेंसस ऑफ इंडिया से। अगर बैंकिंग के रिलेटेड डेटा होगा तो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, आरबीआई के वेबसाइट से। तो जो भी सोर्स है तो वो अगर यहाँ पे तुम लिख रहे हो तो उससे क्या होगा कि ये जो डेटा है, ये जो डायग्राम है वो और भी ज्यादा ऑथेंटिक बन जाता है, यानी कि अब ये और बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाएगा कि हाँ ये करेक्ट डेटा है। अगर वो सोर्स जो है ऑथेंटिक वेबसाइट से हमने सिलेक्ट किया है तो डेटा क्या बन जाएगा, ऑथेंटिक बन जाएगा, डायग्राम ऑथेंटिक, यानी लोग इस पे भरोसा करेंगे कि ये सही डेटा है, सही डायग्राम है, ये हमें सच बता रहा है। वैसे लास्ट वन क्या दिया है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। अब जैसे कि ग्राफ हम जब भी हम बनाएंगे तो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि ग्राफ को बनाने के लिए क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसका यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा है उसको सिंपल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको लेस कंफ्यूजिंग बनाते हैं, और उसके बाद उसको ग्राफ में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने कौन सा मेथड सिलेक्ट किया, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया,
तो उसको भी मेंशन कर दो, ताकि जो रीडर है उस चीज को रीड कर रहा है वो क्लियरली समझ सके कि इसमें स्टैटिस्टिक्स का कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया था या स्टैटिस्टिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट या मेथड यूज किया गया था। क्लियर हुआ? ठीक, सो आज के लिए खत्म।